सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, डूइंग वेल इन योर लाइफ। और आज है हमारा डे 7 और डे 365। और हर दिन की तरह आज भी हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। और जो कि हमारा शेड्यूल बना हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं। आई नो कि इंटरेक्शन बहुत ही कम है, क्योंकि जब शुरुआत में जब मैं शुरुआत में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि एक नए प्लेटफॉर्म पे मेरे लिए इस पे कोई एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता कि इसमें कैसे चीज़ें करती है, एल्गोरिथम कैसे काम करता है। बट मुझे ये था कि मैं जावा पढ़ा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जब मैंने सर्च किया तो कहीं पर भी ऐसा कहीं लेक्चर नहीं मिल रहा था जहाँ पे आप एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप समझ सके चीज़ों को। क्योंकि सी प्लस प्लस में आप देखोगे कि ढेरों सारे लेक्चर हैं जहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हो कि मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट हैं जो आप बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो उस प्लेलिस्ट को। और बहुत ही आसानी तरीके से आप उस चीज़ को फॉलो करके आप कॉन्कर भी कर सकते हो, लैंग्वेज को कमांड भी कर सकते हो। लेकिन जब मैंने जावा पढ़ना शुरू किया था जब मैं खुद, तो मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं था। उन सब लेक्चर में मैंने एक टेलीस्कोप, जो एक यूट्यूब प्लेलिस्ट था, बेसिकली चैनल का नाम है टेलीस्कोप, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से जावा में समझाया था। लेकिन वो भी इंग्लिश में था, कई लोगों को दिक्कत हो सकती थी। बट यहाँ उनमें उन वो लेक्चर में क्या था कि चीज़ें समझाई गई थी डेप्थ में, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अ, भले ही रिक्वायरमेंट आपको हो या ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा पढ़ाऊँ। जितना मुझे आता है वो मैं पूरा आपको डिलीवर करूँ, ये मेरा एम होता है। जावा इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जावा के बहुत ही बेसिक चीज़ों को समझा था। कि जो हमारा सिंटेक्स होता है, बेसिकली मैंने उस पे आपको समझाया था जावा इंट्रोडक्शन में कि बेसिकली सिंटेक्स कैसे लिखे जाते हैं, किस फॉर्मेट में चीज़ें होती हैं, क्यों हम लोग क्लासेस का यूज़ करते हैं, है ना। और आगे जब हम लोग ओप्स पढ़ेंगे और ओप्स के बाद भी हम लोगों ने क्लासेस ऑब्जेक्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो हम लोग को ये समझना है कि जो हमारा जो हमारा प्रोग्राम है, लैंग्वेज है, उसमें क्या है कि आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट से डील करनी होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप एक बार जावा को आप समझ लोगे तो आप ये देखोगे कि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है। मतलब हाँ, ये है कि थोड़ा सिंटेक्स थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि चीज़ें ये ऑब्जेक्ट क्लास से डील करता है, इसलिए चीज़ें लेंदी होती है। लेकिन अगर आप एक बार जब इसको आप कॉन्कर कर दो, क्योंकि आपको जब एक बार समझ में आ जाएगा कि यार चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं, आखिर मैं लेंदी लिख भी रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ, तो फिर आपको वो फिर लेंदी नहीं लगेगा। और इसलिए ये जावा काफ़ी आसान लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। क्योंकि सी प्लस प्लस आपका ज़्यादा सिंटेक्स में आपका ज़्यादा बर्डन नहीं होता। लेकिन सी प्लस प्लस में क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें एक प्रोग्रामर के हाथ में कंट्रोल के रूप में होता है कि प्रोग्रामर के पास बहुत कंट्रोल होता है कि वो क्या कर सकता है चीज़ों के साथ। लेकिन जावा में क्या है, ये एडवांटेज का है, ये डिसएडवांटेज अलग अलग ये पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को देखने का। देखो, एक तरह से जब हम लोग देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम, तो हाँ, सी प्लस प्लस में आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका क्या होता है कि जो आपका प्रोग्रामर है उसके हाथ में हर एक चीज़ होता है कि वो कैसे चीज़ों को ले रहा है। लेकिन जावा में क्या होता है कि आपका जेवीएम जो होता है एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कितना मेमोरी लेना है। अगर आपका हीप मेमोरी में अगर कोई अनवांटेड गार्बेज है तो उसको भी कुछ समय बाद उसको क्या कर देना, गार्बेज को कलेक्ट करके बाहर निकाल देना, जिससे मेमोरी आपका फ्री रहे। तो ये सब चीज़ें, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो आप लोग नहीं देख पाते हो, लेकिन वो जेवीएम करता है। चाहे वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो, किस तरह से मेमोरी का बेटर एफिशिएंट यूज़ के लिया जाए, तो वो सब जेवीएम सँभालता है। लेकिन आप देखोगे सी प्लस प्लस में तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है, किसी तरह का कोई आपका मशीन नहीं होता है जो ये सब प्रोग्राम सँभालता है।
बेसिकली आप ही के हाथ में हर चीज़ होता है कि आप कितना मेमोरी उसको दे रहे हो। तो वहाँ पे मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, जिसको हम लोग डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट भी कहते हैं, या फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी हम लोग कहते हैं। और दूसरी बात ये कि ये तो हो गया। और देखो एक चीज़ भी ये भी है कि जब आप अ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, देखो ये एक चीज़ ये भी है ना कि जो आपका जावा है ना वो आपके हार्डवेयर पे डिपेंडेंट एकदम नहीं है। सी प्लस प्लस देखोगे, ये सब लैंग्वेज जो होते हैं आपके हार्डवेयर पर डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर आपका हार्डवेयर स्लो है तो प्रोग्राम भी स्लो रन करेगा, अगर आपका हार्डवेयर फास्ट है तो ऑब्वियसली फास्ट रन करेगा। लेकिन जावा में ऐसा चीज़ नहीं है। जावा बोलता है कि मुझे आप इतना स्पेस दे दो, फिर अगर हमको इतना स्पेस मिल जाता है तो फिर हमको नहीं मतलब है कि आपका हार्डवेयर स्लो है या फास्ट है। ये चीज़ जावा के अंदर, क्योंकि जावा में क्या है, जावा जो है जेवीएम के साथ आता है। अगर जेवीएम आपका अगर उस चीज़ में कंपैटिबल हो पाता है तो उस वो चाहे आपका मैकबुक हो, चाहे वो आपका विंडोज़ हो, चाहे वो किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस सब में सेम काम करेगा। लेकिन चूंकि क्योंकि जावा में क्या होता है कि आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, प्रोग्रामर और हार्डवेयर का डायरेक्ट इंटरेक्शन इसमें नहीं होता, यहाँ पे बीच में जेवीएम होता है जो कि हर चीज़ को संभालता है। लेकिन वही जब आप सी प्लस प्लस की बात करते हो तो वहाँ पे आपका हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे आपका जो हार्डवेयर है उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो हाँ, हो सकता है कि मैकबुक में ज़्यादा फास्ट चल जाए, किसी विंडो पावरफुल मशीन हो तो उसमें ज़्यादा फास्ट चल जाए या फिर स्लो चल जाए, तो वो डिपेंड करता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। खैर, आज का लेक्चर ये नहीं था, है ना, फ्लो में चल जाते हैं हम भी। तो हम लोगों ने जावा इंट्रोडक्शन देखा था डे वन में, फिर हम लोगों ने जावा आर्किटेक्चर के बारे में समझा था, फिर हम लोगों ने जेवीएम के बारे में और डिटेल समझा था। और एक और लेक्चर बनाएंगे जो कि जो आपका शेड्यूल है उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। क्योंकि वो थोड़ा एडवांस होगा, क्योंकि आपको वो चीज़ें समझ में तभी आएगी जब आप थोड़ा सा चीज़ें उप्स की लैंग्वेज या फिर उप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, क्लासेस अभी क्या होता है वो सब क्लियर कर लोगे, तब जाके चीज़ें समझ में आएगी। तो वो मैं हीप और जो आपका मेमोरी होता है मैनेजमेंट सारा वो आपको डिटेल में समझा दूंगा। फिर आता है, देखो जावा कांस्टेंट है, वेरिएबल है, डेटा टाइप है। तो जावा कांस्टेंट जो है बेसिकली मैंने समझा दिया था कि जो भी आप डेटा डालते हो वो सब जावा कांस्टेंट होता है। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि जिस चीज़ में आप डेटा डाल रहे हो उस उस बॉक्स का या फिर उस मेमोरी का कुछ नाम होगा जिससे हम उसको कॉल करेंगे, है ना, उसको प्रिंट करेंगे जो भी चीज़ हो, तो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का भी कुछ आपका रूल्स होते हैं जो कि बेसिक रूल होते हैं जो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। और उसके बाद डेटा टाइप की किस तरह का आपको मेमोरी की नीड है डेटा को स्टोर करने के लिए, वो आपका डेटा टाइप संभालता है। जावा ऑपरेटर्स में हम लोगों ने समझा था कि सबसे पहले कि आपका यूनरी ऑपरेटर होता है जो कि जो सिंगल वैल्यू से डील करता है। फिर हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा था जहाँ पे प्लस माइनस डिवीजन मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें के बारे में देखा था, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में समझा था कि किस तरह से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाइनरी नंबर्स के बीच में, जहाँ पे बाइनरी नंबर में वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फिर हम लोगों ने देखा था रिलेशनल, जहाँ पे बोला था कि अगर कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो वन प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो जीरो प्रिंट होगा। फिर लॉजिकल ऑपरेटर देखा था जहाँ पे हम लोगों ने एंड और नॉट हम लोगों ने समझा था। फिर ये सब होने के बाद हम लोगों ने बोला कि आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है ना। ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था ऑपरेटर्स में, जहाँ पे मैंने मेन ये बोला था कि आपको फोकस करना है एंड पे और पे, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर था, कि आपको कब क्या यूज करना है और कैसे होता है ना। हम लोगों ने बताया था कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता है तभी जाके आपका एंड ऑपरेटर का प्रोग्राम रन होता है, ब्लॉक रन होता है। लेकिन और में क्या बोलता है कि और में बोलता है कि किसी भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए तो वो प्रोग्राम आपका रन हो जाता है। तो ये जावा ऑपरेटर हम लोगों ने समझा था। फिर डे 7 में हम लोगों ने टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग के बारे में समझा था, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि कभी कभी ऐसा होता है प्रोग्रामिंग में कि आप जो डेटा डाले हो और जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसमें आपका जो डेटा टाइप है उसकी रेंजिंग में कंपेटिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हम लोग टाइप कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि पूरे प्रोग्राम को आप दोबारा लिखने से अच्छा है कि आप उसके टाइप कन्वर्जन कर दो या फिर उसमें टाइप कास्टिंग कर दो, जिससे आपका प्रोग्राम स्मूथली रन हो सकता है। वो फिर हम लोगों ने डे 7 में देखा था। देखो आज जो है डे 8 है और डे 8 में हम लोग देखेंगे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ज़रा सा उसको हम लोग समझेंगे।
इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आता है हमारा इफ, फिर आता है हमारा इफ एल्स, ठीक है। ये दो चीज़ हमको समझना है, क्योंकि देखो पूरा प्रोग्राम इसी पे रन होता है। बेसिकली जब आप बहुत ही बेसिक प्रोग्राम की बात करते हो तो आप इफ से स्टार्ट करते हो। इफ मतलब क्या होता है कि अगर ये चीज़ सही है देन ये चलेगा। जैसे मान के चलो ऐसे लिखते हैं हम लोग, इफ का क्या होता है सिंटेक्स, हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे हम लोग कंडीशन डालते हैं, कंडीशन डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा जो होता है ना, ये हमारा इफ का सिंटेक्स होता है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं इफ ब्लॉक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग इफ ब्लॉक, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होता है, अगर इसका कंडीशन यहाँ पे अगर बोलते हैं कि इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तब इस ब्लॉक में जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं तो ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। और अगर यहाँ पे ब्लॉक से बाहर अगर कुछ नहीं है तो ये प्रोग्राम के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो इफ बहुत ही आसान होता है, मतलब बहुत ही बेसिक। जब आप बोलते हो प्रोग्राम में तो आप इफ यूज करते हो, लेकिन जब कभी कभी आपको कभी कभी क्या आपको ज़्यादातर कंडीशन में क्या करना होगा कि अगर आप ये बोलोगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो किसी दूसरा कंडीशन ट्रू होगा। तो दूसरा कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे फिर क्या लगाते हैं, इफ और फिर एल्स लगाते हैं। तो जो हमारा दूसरा है, ठीक है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नंबर दूसरा जो कंडीशन होता है उसमें क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि इफ हमारा जो ये कंडीशन है ना, हमारा जो ये कंडीशन है अगर ये ट्रू हो जाता है, अगर हमारा ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाता तब तो ये ब्लॉक रन कर देगा। लेकिन अगर आपका कंडीशन ये ट्रू नहीं है तब हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे फिर लग जाएगा एल्स, ठीक है। अब इसमें भी देखो आगे एक्सटेंडेशन होता है, जब आप इसको और एक्सटेंड करोगे तो बोलोगे कि नहीं यार, अब आप ऐसा बोलोगे कि अगर ये चीज़ है तो ठीक है, नहीं तो ये है। लेकिन हम चाहते हैं कि और कंडीशन लगे, मतलब ऐसा कि आपका कंडीशन लगते चला जाए। तो आप बोले कि मान के चलो कि एक कंडीशन ट्रू करने के लिए तो हम लोगों ने इफ एल्स लगा लिया, लेकिन हमको दो तीन कंडीशन ट्रू करना है तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फिर एल्स इफ लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे लगा देंगे कंडीशन। अब बोलेंगे अगर ये ट्रू है, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग कंडीशन। फिर हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग इफ का ब्लॉक चला देंगे, ठीक है। और फिर अगर फिर एक और कंडीशन होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं कंडीशन होगा, दो ही कंडीशन था, और अगर नहीं मैच करेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे एल्स ला देंगे। तो ये बेसिकली फंडा होता है हमारा इफ एल्स का। और देखो ऐसे चलते चला जाता है, इसको हम लोग बहुत लोग इसको कहते हैं इफ एल्स लैडर भी कहते हैं। जैसे कि ऐसा होता है, जैसे इसमें क्या है कि अरेंज मैं आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि आपका कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो कि ऐसे इसको कर दो, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे लगा दो, जैसे इसकी इसी के अंदर होता है इफ ये कंडीशन। देखो ऐसा भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं लैडर, ठीक है। यहाँ पे फिर लगा दिए, फिर एक और लगा दिए इफ, मतलब सोचो कि ये इफ के अंदर इफ चल रहा है और फिर ऐसे ऐसे एक लैडर बन जाता है जिसको हम लोग इफ एल्स लैडर कहते हैं। हम उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत ही लेंथी हो जाएगा उसको लिखने में, थोड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्त ऐसे पढ़ाने में। लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए कुछ मेरा ज़्यादा कुछ सेटअप है नहीं, तो इसी से काम चला लो, है ना। बस ये समझो कि इफ एल्स लैडर में बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसा समझो कि आपके कंडीशंस का लैडर होता है। और आगे चल के मैं एक चीज़ पढ़ूंगा, ठीक है। हर चीज़ का देखो एडवांटेज होता है ना, तो वो उसका डिसएडवांटेज बन ही जाता है। जैसे कि अब देखो इफ एल्स अब बार बार लिख रहे हैं, तो इफ एल्स चूंकि आपको बार बार लिखना पड़ रहा है तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग स्यूज केस पढ़ते हैं। स्यूज केस बेसिकली क्या है, इफ एल्स का ही अल्टरनेटिव है। यानी कि जब आप देख रहे हो कि बार बार इफ एल्स लगा रहे हैं तो बार बार इफ एल्स नहीं लगाने, जहाँ पे हम लोग स्यूज केस लगा देते हैं जो कि इजीली आपका काम कर देता है डिसीजन के लिए।
हाँ, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट छोटा है, डिसीजन कम है, तो आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो। लेकिन वही होता है ना, जब आपको लॉन्ग टाइम पे सेम काम करना होता है, तो फिर प्रोग्रामर बना ही इसलिए थोड़ी ना है कि आप सेम चीज़ करते रहो। प्रोग्रामर बना है कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क करने के लिए। तो फिर यहाँ पे हम लोग इस यूज का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका कम है कंडीशन, तो फिर इफ एल्स का यूज करते हो। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम पे। मैंने पहले ही बना लिया था बेसिक सा प्रोग्राम का है कि चलो इंट हम लोग ले लेते हैं x इक्वल टू 2, और यहाँ पे लगा दिए चलो कि इफ हमारा x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो तुम क्या कर दो, यहाँ पे सी आउट करा दो और बोल दो कि ये नंबर जो है आपका इवन है। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम रन करेंगे तो ऑब्वियसली रन होगा, है ना, इवन आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बोलोगे सर इसको और लेके देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम सही है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि तुम आगे कंडीशन दिए ही नहीं हो। तुमने इसको आगे कंडीशन दिए ही नहीं है कि आगे क्या करना है, तो इसलिए ये प्रोग्राम चूंकि सही भी है और तुमने कुछ कंडीशन भी नहीं दिया, तो ये कुछ नहीं आउटपुट, क्योंकि आपने कुछ नहीं दिलवाया ना, तो ये फिर प्रोग्राम क्या हो गया, यहीं पे रुक गया, आउटपुट में कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब देखो यहीं पे अगर हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं, अब बोल दे कि सीस आउट करा दीजिए आप कि ऑड, तो तुम देखो कितना मस्त तरीके से ऑड हो जाएगा, है ना। देखो ऑड, ठीक है। चलो यार, इवन ऑड तो मैंने बहुत कराया है। अब आते हैं थोड़ा सा नए प्रोग्राम पे। हम आज चेक करेंगे कि कोई भी 3 नंबर है और उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, वो प्रोग्राम बनाते हैं। चलो मान चलो हमने लिखा है यहाँ पे इंट a इक्वल टू 12, इंट b इक्वल टू 2 और इंट c इक्वल टू, हमने ले लिया यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, 65 ले लेते हैं, 56 ले लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ कंडीशन लाए, हम लोग बोलेंगे कि इफ हमारा a ग्रेटर देन b हुआ, है ना, एंड देखना इसमें एंड का भी कितना अच्छा यूज है। हमने क्या बोला कि इफ a ग्रेटर देन b हो जाए एंड a ग्रेटर देन c हो जाए, तब हम लोग बोल देंगे कि आप प्रिंट कर दो कि a इज ग्रेटर। ठीक है, एल्स इफ एक और कंडीशन जो कि हमको देना है, हम लोग बोलेंगे कि इफ b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c, तो आप सी आउट करा दो, बोल दो कि b इज ग्रेटर। ठीक है, देख रहे हो ना। और फिर अब चूंकि अगर a ग्रेटर देन नहीं है, b ग्रेटर देन नहीं है, तो लास्ट में हम सिर्फ एल्स लगाएंगे और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सी आउट और बोल देंगे कि c इज ग्रेटर। तो समझो कैसे मैंने किया। देखो हमने क्या बोला कि हमने ये बोला कि देखो हमको क्या चेक करना है, 3 नंबर है, अब 3 नंबर में कौन सबसे बड़ा है ये चेक करना है। तो मैंने ये बोला इफ में कि देखो अगर a बड़ा है b से, ठीक है, और एंड मतलब कि साथ ही साथ a अगर बड़ा है c से, यानी कि अगर a जो है b से भी बड़ा है और a जो है c से भी बड़ा है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा यानी कि a बड़ा है ना। लेकिन अगर इसमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, तो फिर हम दूसरा ब्लॉक चलाएंगे, फिर बोलें कि अगर b ग्रेटर देन a है, साथ ही साथ b जो है ग्रेटर देन c है, मतलब b जो है वो a से भी बड़ा है और b जो है हमारा c से भी बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी आप b ग्रेटर देन b इज ग्रेटर लिखना, है ना। नहीं तो फिर आप लिखना मतलब आप, क्योंकि अगर एक भी तुम्हारा फॉल्स हो जाता है कंडीशन, तो आप नीचे चल जाना। फिर अब चूंकि आपका a बड़ा नहीं है, b बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली 3 नंबर में से 2 नंबर नहीं है, तो लास्ट वाला के लिए कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली सी इज ग्रेटर होगा। तो देखो इस प्रोग्राम में देखते हैं क्या होगा।
सी इज ग्रेटर देन आ गया। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, चीज़ें समझ में आई होगी आई होप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।